सभी पेंशनर्स भाई को कविश डांगे की तरफ से सुप्रभात। आज शिरडी में एक चर्चा सत्र आयोजित किया है। उस चर्चा सत्र में मुझे भी निमंत्रण किया था, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। इसलिए मेरे जो विचार है, क्योंकि आज चर्चा सत्र है और चर्चा सत्र में विचार प्रकट करना अति आवश्यक है, ऐसा मैं समझता हूँ और मेरे विचार आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। 75 लाख पेंशनर्स भाई है, उसमें से 36 लाख लोगों को मिनिमम 1000 पेंशन मिलती है या उससे भी कम मिलती है और 1000 से 1500 के बीच में नियर अबाउट 11 लाख पेंशनर्स है, उन्हें 1500 के करीबन पेंशन मिलती है। इसमें हमारा गुजारा नहीं होता, ऐसा हमने बताया है। पूरे 5 साल 17 से लेकर 23 तक और 17th लोकसभा में हमने ये प्रश्न आंदोलनों के माध्यम से रखा है, पर्सनल विजिट के माध्यम से रखा है, पंतप्रधान से मिलकर ये प्रश्न उनके सामने रखा है, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। हमारी जो मांग है 7500 मिनिमम पेंशन और उसके ऊपर एप्लीकेबल डीए जो है वो मिलना चाहिए। अभी 18th लोकसभा गठित हो गई है। कल 24 जून से वो पहला सेशन शुरू हो रहा है और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ये EPS 95 का जो कायदा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, इसलिए पूरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को उसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। अर्थात ये अधिकार को इम्प्लीमेंट करने के लिए पेंशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, वो इसके ऊपर गौर करना चाहिए, लेकिन अभी तक ये कुछ बातें हुई नहीं है। तो 75 लाख में से 17.5 लाख लोगों ने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया है और 1/9/14 के पहले जो भी लोग हैं वो अप्लीकेबल नहीं है हायर पेंशन के लिए, इसलिए उनको मिनिमम पेंशन के सिवा दूसरा चारा नहीं है। वही एक मिनिमम पेंशन का अल्टरनेटिव बचा है। तो उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। जो भी फीडबैक एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को जाता है वो रॉन्ग फीडिंग होता है। रॉन्ग फीडिंग का मतलब ऐसा है कि EPFO ने एक्चुअल वैल्यूएशन का जो हवाला देकर ये मिनिमम पेंशन फिजिबल नहीं है, ऐसा उनका जो कहना है वो गलत है। एक्चुअल वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनका वैल्यूएशन गलत तरीके से है और गलत तरीके से उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि मिनिमम पेंशन अगर बढ़ाए तो ये फिजिबल नहीं हो सकती है। अर्थात इसके ऊपर लोकसभा में हाई एम्पावर्ड ग्रुप ने रिकमेंडेशन दिए है, लेकिन वो सिर्फ 2000 के दिए हैं, उसको भी अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। अब ये बात है कि मिनिमम पेंशन 7500 रुपया और उसके ऊपर डीए दे सकते या नहीं दे सकते। जो हमने स्टडी किया है उस हिसाब से हर साल 9% यानी 9% इंक्रीज एक कंट्रीब्यूशन आता है कॉर्पस में, पेंशन कॉर्पस में।
और 11 से 12% इंक्रीज इंटरेस्ट में होता है। ऐसा टोटल कंट्रीब्यूशन ये हर साल 20% बढ़ता है और उसका जो पेंशन डिसबर्समेंट है वो करीबन 9% है, यानी हर साल 11% जो है वो अमाउंट बचता है। इसलिए अगर हमने पेंशन कॉर्पस का फंड देखा तो उसमें 17-18 से लेकर 22-23 तक नियर अबाउट 98.24% से बढ़ोतरी हुई है। और ये जो बढ़ोतरी हुई है उसमें से मिनिमम पेंशन दे सकते हैं, उसमें से प्रिंसिपल उस कॉर्पस पर कोई भी परिणाम नहीं होने वाला है। वो प्रिंसिपल अमाउंट वैसा ही इंटैक्ट रख के हमें वो मिनिमम पेंशन दे सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं है और इच्छा शक्ति नहीं होने से हमें अपना जो गोल है वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए 18th लोकसभा में ये सब बातें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बताना चाहिए और उन्होंने लोकसभा में ये प्रश्न उठाकर कि मिनिमम पेंशन जो हमने मांगा है वो दे सकते हैं, इस हिसाब से उन्होंने अपना फेवर करना चाहिए। और लगता है कि वो लोकसभा में अपना फेवर करेंगे और मिनिमम पेंशन जो हमने मांगा है ₹7,500 और डियरनेस अलाउंस वो हमें मिलेगा, क्योंकि उसके सिवा दूसरा कोई अल्टरनेटिव बचा नहीं है। हायर पेंशन तो 1/14 के पहले जो लोग हैं 40 लाख लोग, उनको हायर पेंशन नहीं मिलने वाली है। बाकी 17.5 लाख जो लोग हैं उनको डिमांड नोट अभी जारी हो गए और उनको पैसा भरना पड़ेगा, एरियर्स भी मिलेगा। वो शायद एडजस्टमेंट होगा या नहीं, वो बाद में की बात है। तो पैसा भरने की जब नौबत आती है तो उन्होंने सब प्रोस एंड कॉन्स देखना चाहिए कि हम कितना पैसा भर रहे हैं, कितना लाभ हमें पहुँचेगा और वो कितने साल तक हम जी सकते हैं। ये सब बातें, ये सब फैक्टर कंसीडर करना चाहिए। अभी फरवरी महीने में जो EPFO ने कैलकुलेशन निकाले हायर पेंशन के लिए, तो उन्होंने प्रो राटा पर ज़्यादा एम्फासिस दिया है। हमने उसका विरोध किया लेकिन वो नहीं जमा। तो जो उन्होंने फार्मूला बताया है तो 31/8/14 का जो भी आपका सैलरी होगा यानी बेसिक प्लस DA वो कंसीडर करने का है और बाद में फिर जब आप रिटायर्ड हुए 1/14 के बाद में उसके पीछे 60 महीने का एवरेज आपको निकालना है और जो भी मिनिमम बेसिक प्लस DA आता है यानी वो 31/8/14 का ही बेसिक पे प्लस DA आएगा, तो वो दैट विल बी द पेंशनेबल सैलरी। और जो भी फार्मूला है पेंशनेबल सैलरी इंटू पेंशनेबल सर्विस यानी 95 से लेकर 31/8/14 तक जो भी पीरियड है सर्विस का वो डिवाइडेड बाय 70, इस हिसाब से एक पहला एक पेंशन निकलेगा। बाद में फिर दूसरा पेंशन जो है वो 1/14 के बाद में, तो उसमें भी 60 महीने का एवरेज है। वो 60 महीने का एवरेज या फिर जो महीने में ज़्यादा सैलरी होगा वो, लेकिन और क्योंकि जो फार्मूला बताता है कि वो जो भी मिनिमम रहेगा वही लेना है, तो 60 महीने का एवरेज ही कम रहेगा। तो 1/14 के बाद में जो कैलकुलेट करेंगे तो 60 महीने का एवरेज वो पेंशनेबल सैलरी रहेगा और पेंशनेबल सर्विस 1/14 के बाद में जो भी रिटायरमेंट डेट है, जो भी पीरियड है वो पेंशनेबल सर्विस रहेगा डिवाइडेड बाय 70। तीसरा मुद्दा ऐसा है कि वो 2 साल का वेटेज है बोनस, वो कैसा कैलकुलेट करेंगे। तो 1/14 के पहले यानी 31/8/14 को जो भी आपका बेसिक प्लस DA होगा तो वो पेंशनेबल सैलरी होगा मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय 70। इस हिसाब से 2 ईयर्स वेटेज
वहाँ निकालना पड़ेगा। और ये तीनों का भी जो है यानी पेंशनेबल सैलरी अपना 2 साल का जो बोनस का पेंशन है वो 1/9/14 के पहले जो भी पेंशन निकलता है वो, और 1/9/14 के बाद में जो भी पेंशन निकलता है वो तीनों का समेशन करना चाहिए। और 16/11/95 के पहले अगर पेंशनर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है और उनको कुछ सर्विस उसमें हुई है तो एम्प्लॉइज़ फैमिली पेंशन स्कीम 1971 के तहत उनको 5 सर्विस बेनिफिट मिलता है। तो वो 5 सर्विस बेनिफिट जो है वो उसमें ऐड होगा और टोटल पेंशन जो है वो कैलकुलेट होगी। लेकिन अभी हमने कुछ लेटर देखे हैं ईपीएफओ के, उसमें सिर्फ इतना पैसा आपको भरना है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन आपको कितना पेंशन मिलेगा और कितना एरियर्स मिलेगा इसके बारे में कुछ जानकारी ईपीएफओ ने नहीं दिया है। तो इसके ऊपर आप सभी लोगों ने यानी जो हायर पेंशन के लिए एलिजिबल है उन्होंने ऐसा लेटर लिखना चाहिए कि ये सब डिटेल्स जो है वो डिटेल्स हमको डिमांड नोट के साथ ही मिलना चाहिए, ताकि उसके ऊपर हम गौर कर सकते और जो भी पैसा भरना है उस पैसा हम भर सकते। क्योंकि पैसा भरने के पहले पेंशन कितना मिल रहा है वो निर्धारित किया जाना चाहिए और यानी उसके ऊपर ही ये अपना पैसा भरना या नहीं भरना ये निर्भर करता है। तो ये सब सारी बातें हैं और इस आज के चर्चा सत्र में मिनिमम पेंशन को मद्देनज़र रखते हुए और एकदम से आंदोलन की तैयारी न करते हुए सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से बात करना, उनसे मिलना और ये सब अपना जो इशू है वो समझा के बताना और सीबीटी मेंबर्स और पेंशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के जो भी मेंबर्स हैं उनसे मुलाकात करके ये सब बातें बताकर अपना मिनिमम पेंशन जो है वो पेंशन कॉर्पस को प्रिंसिपल अमाउंट में कोई भी धक्का न लगाते हुए वो मिनिमम पेंशन जो भी है 7,500 हमने मांगा है उसको मिलना चाहिए। इस हिसाब से ये सब नेगोशिएशन होना चाहिए और हमें मिनिमम पेंशन मिलना चाहिए ताकि हमारा गुजारा हो सके और हम अच्छे से अपना जीवन बिता सकते हैं। ऐसा मेरा विचार है और मुझे आशा है कि आज के चर्चा सत्र में ये सब बातों पर चर्चा होगी और एक फाइनल डिसीजन निकलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।